बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे क्योंकि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। मोदी 3.0 का पहला आम बजट आज पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं निर्मला सीतारमण। आपको बताएं 11 बजे आम बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण से ने मुलाकात की है, राष्ट्रपति से भी मुलाकात हो गई है, बजट टीम ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की है। जानकारी आपको देते चलें, बड़ी और अहम खबर आपको हम बताते चल रहे हैं। जानकारी दरअसल ये है कि जानकारी ये आपको हम बताते चल रहे हैं तो आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मोदी 3.0 का बजट पेश होने वाला है। अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्रालय पहुंची निर्मला सीतारमण, उसके बाद वो वित्त मंत्रालय से बाहर निकली। बजट उन्होंने बाकायदा जो बजट का टैब होता है, क्योंकि पेपरलेस बजट बाकायदा पिछले 2024 के बाद से पेश किया जा रहा है। 7वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश कर रही हैं वित्त मंत्री के तौर पर। और उससे पहले अरुण जेटली ने पेश किया था बजट, लेकिन इसके बाद से ही लगातार वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हुई नजर आ रही हैं। और इसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाकायदा जो बजट का टैब है वो दिखाती हुई नजर आ रही थी, वो शो करती हुई नजर आ रही थी। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाते चलेंगे, लेकिन इन सब के बीच में आपको ये बताते चलें कि तस्वीरों में इस वक्त जो देख रहे हैं वो उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची थी। उसके बाद की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी, वो भी तस्वीरें आपके बीच साझा जरूर करेंगे हम। लेकिन आपको हम बताते चलें कि अब से कुछ देर के बाद, क्योंकि तकरीबन 10 सवा 10 हो चुका है और उसके बाद अभी 10:30 बजे बाकायदा एक शूट भी होना है और उसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी संसद के भीतर। जानकारी महत्वपूर्ण आपको हम देते चल रहे हैं। जानकारी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बजट पेश होना है। बजट जब पेश होगा तो जाहिर तौर पर अब से कुछ देर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। उम्मीदों भरा बजट इसको माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा जब बजट सेशन से पहले जो पीएम का संबोधन होता है, उस संबोधन में भी उन्होंने कहा था कि 2047 विकसित भारत की छवि देखने को बजट में मिलेगी। और जाहिर तौर पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं विकसित भारत की छवि देखने को मिलेगी इस बजट में। लेकिन क्या वो उम्मीदों भरा जो बजट है, क्या आम जनता के लिए उम्मीद भरा रहेगा? जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास है, जो फैमिली मैन्स हैं, क्या उनके लिए जाहिर तौर पर, क्योंकि टीम्स हम लोगों ने भी जब लोगों से बातचीत की, आम जनता से बात करी, हमने गृहिणियों से बात करी, गृहिणियों से पूछा कि आपको बजट से कितनी उम्मीदें हैं, तो जाहिर तौर पर हर बार की तरह गृहिणी यही कहते हुए नजर आती हैं कि हमारा जो किचन का सामान है वो सस्ता हो जाए। तो जाहिर है कि बजट में आप टैक्स कम कर रहे हैं, टैक्स स्लैब कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, टैक्स पेयर को कितनी छूट दे रहे हैं, कितनी नहीं दे रहे हैं, उन सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं वहां पर कितनी क्या महंगाई। क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बजट को लेकर बाकायदा अपना बयान दिया था, उन्होंने भी इस बात का जिक्र करा था कि कैसे मोदी सरकार हर बार इस बात को कहती है कि उम्मीदों भरा रहेगा, बजट रहेगा, लेकिन वाकई में क्या बजट आने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है कैसा नहीं है। आपको बताते चले, बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देते चल रहे हैं। तो जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि
तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। दरअसल जाहिर तौर पर देखिए, सरकार के नुमाइंदे में हमारे साथ इस समय पल्लवी सिंह है, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, प्रवक्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया पल्लवी जी आपका भी। और अनिल जैन साहब हैं, अर्थशास्त्री हैं, बेहद धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अनिल सर आपका भी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले अनिल सर आपके पास ही आऊँगा, आपको इस बजट से कितनी उम्मीदें नजर आ रही हैं, क्या नजर आ रहा है कि कैसा रहने वाला है आपके मुताबिक ये बजट? देखिए, ये जो बजट है ये फाइनेंस मिनिस्टर के लिए कांटों पे चलने वाला बजट है। एक तरफ तो देश की एक्सपेक्टेशन, कंट्री एज ए होल, और दूसरी उसके नागरिकों की एक्सपेक्टेशन, इन दोनों के बीच में बैलेंस बिठाना ही फाइनेंस मिनिस्टर का काम हो गया है। क्योंकि अभी जीडीपी बढ़ रही है, बहुत खुशी की बात है, अच्छी जीडीपी में ग्रोथ है, ये बहुत हम लोग अभी 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हैं। 5 ट्रिलियन का हमारा उम्मीद है कि हम 2 साल में वी विल बी क्रॉसिंग 5 ट्रिलियन एंड देन विदिन द नेक्स्ट 10 years इट विल बी 7 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो फाइनेंस मिनिस्टर को उसी डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। और इस काम करने में जो उनकी मुश्किलात हैं वो सबसे बड़ी मुश्किलात है बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करना। अभी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, डॉलर गिर रहा है, बिल्कुल डॉलर बढ़ रहा है, रुपी गिर रहा है, 50 रुपए से 82 रुपीज आ गए। ये सब फाइनेंस मिनिस्टर के नजर में है। और दूसरी तरफ क्या है, हमारे कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है कि हमारे कंट्री में डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, एम्प्लॉयमेंट पैदा हो। तो एक तरफ तो बहुत सारा रुपया चाहिए और दूसरी तरफ रुपया लाने के लिए जो उधार लेना पड़ रहा है, ये उधार निरंतर हमारा बढ़ता चला जा रहा है। इन 10 सालों में हमारा उधार जो 50 लाख करोड़ था वो 205 लाख, 4 गुना 5 गुना बढ़ चुका है। हमने उधार हिंदुस्तान में भी लिया और हिंदुस्तान के बाहर भी लिया। इस वजह से क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट पेमेंट की लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो आपने जैसे देखा अभी ये कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को बैलेंस करना अभी ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम है, वो कैसे करती है। और इसी पे उनकी सक्सेस डिपेंड करेगी कि बाहर की जो माइनस बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसको कैसे हम ठीक करें, एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्री अपने आप चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो जो माइक्रो फैक्टर्स है वो अपने आप एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, टैक्सेस का कलेक्शन होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो कुल मिला के ये विशेष सर्कल है। ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज वो किया जा रहा है। बहुत आसान नहीं है क्योंकि ये सालों पुराना इशू है। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट शुरू से नेगेटिव चल रहा है 1947 से। और इसी वजह से आपने देखा होगा 1947 में 2 रुपए में, 2.5 रुपए में $1 मिलता था। आज वो डॉलर की कीमत 82 रुपए, 85 रुपए पहुंच गई है। कुल मिलाकर तो आप ये कहना चाह रहे हैं अनिल सर, आपका कहने का मतलब ये है कि जो कांटों भरी शैया है उस पर वित्त मंत्री को चलना है और उससे कैसे पार पाना है वो आज के बजट में होगा। पल्लवी जी, इस जो अनिल सर ने बोला है, जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे आपको एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, आप ऑलरेडी घाटे में चल रहे हैं, उसको किस तरह से रिकवर करना है, उस प्रोसेस को लेकर क्या सरकार ने पूरी तरीके से रणनीति बनाई है? और आज जब बजट आपसे कुछ देर के बाद पेश होगा, क्या हमें उसकी झलक देखने को मिलेगी? देखिए अब्दुल जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये आम आदमी का बजट है, आम बजट है और बिल्कुल ये खास होने वाला है क्योंकि मोदी 3.0 का ये तीसरे कार्यकाल का बजट है। तो पिछले 2 कार्यकाल की तरीके से ये भी खास होने वाला है। और बिल्कुल ये जो बजट आने वाला है, अभी ज्यादा समय अब रह नहीं गया, इसमें आप बिल्कुल विकसित भारत की तरफ जो अग्रसर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार है, जो इस बजट में आपको उसकी झलक बिल्कुल देखने को मिलेगी। क्योंकि माननीय मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हमारा जो देश है वो विकसित देश की कैटेगरी में आए। तो बिल्कुल, और इस बजट को महिलाओं, मिडिल क्लास, किसानों, सबको ध्यान में रख के बनाया गया। तो बिल्कुल सबके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में होगा और हम सभी पूरी उम्मीद के साथ इसका इंतजार कर रहे हैं। 11 बजे बिल्कुल सभी टकटकी लगा के, मुझे पता है पूरा देश इस
बजट का इंतजार कर रहा है कि क्या उनके लिए खास होगा। तो बिल्कुल ये बहुत ही खास होने वाला है। और जैसे अनिल जी कह रहे थे, बिल्कुल सारी बातों को ध्यान में रखे कि इस बजट को पेश किया जाएगा। तो हम सभी को इंतजार करना चाहिए कि क्या हमारे कितनी उम्मीदों भरा है ये बजट पल्लवी जी आपके मुताबिक? आम जी जनता बिल्कुल उम्मीदों भरा बिल्कुल है। जैसे मैंने कहा कि इसमें महिलाओं के लिए और मिडिल क्लास के लिए और किसानों के लिए, सबके लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो बिल्कुल ये खास ही होगा और हम सभी इंतजार कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कि इसमें है क्या, बट बिल्कुल कि जैसे बोला जा रहा है कि विकसित भारत बनाना ही बनाना है 2047 तक, तो उसी लक्ष्य के साथ इस बजट को बनाया गया है। और 3.0 है, बिल्कुल खास होने वाला है। ठीक है। अनिल जैन सर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब बजट सेशन से पहले वो जब बाइट देने आए थे तो उन्होंने भी 2047 का जिक्र करा। 2037 तक विकसित भारत की एक छवि बजट में देखने को मिलेगी। लेकिन मैं जरा आम आदमी से जुड़ना चाहता हूं और जानना चाहता हूं आपके मुताबिक, क्योंकि हेल्थ सेक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है और हेल्थ को लेकर लोग कंसर्न बहुत रहते हैं। और शायद यही वजह है कि जब लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ बीमा कराते हैं और बावजूद उसके जब वो अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है आज की तारीख में ही। लेकिन क्या आपको लगता है इस जो इलाज महंगा हुआ है उस इलाज को रियायती दर के हिसाब से, यानी कि उस इलाज को भी थोड़ा सस्ता किया जाए? क्या वो एक छवि, वो एक झलक क्या इस बजट में देखने को मिल सकती है? और क्या मिडिल क्लास हो या फिर कोई भी क्लास हो, क्या ये संभव है कि जो इलाज है वो सस्ता हो सके, वो रियायती दरों में हो सके? बिल्कुल। जैसे अभी आपने एक मेडिकल फील्ड की बात करी, मैं पहले तो कहूंगा कि ये मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बजट है, क्योंकि ये जो बजट है हमारे इकोनॉमी की दशा और दिशा तो तय करेगा ही, हमारे लोगों का जो माइंडसेट है उसके ऊपर भी असर डालेगा कि बीजेपी की सोच क्या है डेवलपमेंट के प्रति। तो ना उनको धरातल पे बीजेपी को कुछ डिलीवर करना पड़ेगा, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, चाहे वो कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक हो, उसको कुछ न कुछ डिलीवर करना जरूरी है। बात करते हैं मेडिकल फील्ड की। मेडिकल फील्ड के अंदर कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आज देश में, चाहे वो दवाई की कंपनियां हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, और पूरा का पूरा रेगुलेटरी सिस्टम जो मेडिकल फील्ड को कवर करता है वो मेरे को लगता है वो फेल हो चुका है। दवाइयों के ऊपर मैं आपको बताऊं, दुनिया एक 10 रुपए की दवाई, जो दवाई की कंपनी 10 रुपए की बेचती है, वो कंज्यूमर उसको 200 रुपए की खरीदता है। क्या कंट्रोल है दवाई की प्राइस के ऊपर? क्या कंट्रोल है हॉस्पिटल्स के ऊपर, जो जिस तरह से अंधाधुंध बगैर इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट वो लोग चार्ज करते हैं, जिस तरह का वो ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर्स के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है आज की तारीख में। आई एम वेरी सॉरी टू से कि जो आज वो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, जो वो दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, आर दोज मेडिसिन एसेंशियल? अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आने लगा है डॉक्टरों को और हॉस्पिटल्स को, तो उनको भी लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, बिल बना के तो हमने गवर्नमेंट को देना है आयुष्मान भारत में या गवर्नमेंट की स्कीमों में या इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है। तो इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी सिस्टम की हिंदुस्तान में जरूरत है इस फील्ड को सुधारने के लिए। और ये फील्ड केवल मेडिकल फील्ड नहीं है, हर फील्ड की ये हालत हो चुकी है। चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देख लीजिए, वकीलों को देख लीजिए, इंजीनियर्स को देख लीजिए, कोई कहीं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज आज, आई एम वेरी सॉरी टू से, कहीं किसी प्रोफेशन में कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। केवल मिसगाइडिंग एंड मेकिंग मनी एट द कॉस्ट ऑफ मिजरी ऑफ द पर्सन, ये हमारे देश की हालत हो गई है। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। नहीं तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना सर, मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूँ अनिल सर कि क्या ये संभव आपको नजर आता है, क्या ये पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं कि जो रियायती दर है
मेडिकल फील्ड में, हेल्थ फील्ड में, हेल्थ ट्रीटमेंट में तमाम जो आपने भी लूप होल्स गिनाए हैं उन सभी में क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस बजट में उनको लेकर एक बेहतर हमें सुझाव देखने को मिले, एक बेहतर डायरेक्शन देखने को मिले? मैं नहीं जानता कि फाइनेंस मिनिस्टर कितनी सजग हैं, पर ये हमारे देश की जरूरत है। आज बात करते हैं हम इमरजेंसी की। इमरजेंसी लगाई थी, डेफिनेटली दैट वाज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ द कंट्री, पर उस समय सुधार हुआ था। और मैंने देखा था जिन फैक्ट्रियों में कभी प्रॉफिट नहीं हुआ था, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एट रांची। उन्होंने 50 साल की अपनी स्थिति में कभी कोई पैसा नहीं कमाया, जिस दिन इमरजेंसी लगी अगले दिन प्रॉफिट हो गया। दिस वॉज द कंडीशन विद मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जैसी चीज है, जब तक वो नहीं लाई जाएगी सिस्टम में, आप कितना भी पैसा दे दीजिए। अभी हमारी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट बजट का 30% सोशल सेक्टर में देती है, दुनिया भर की, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो। Almost 27 to 30% of the total expenditure is in the social sector. But हो क्या रहा है? Accountability कहाँ है? ठीक है पल्लवी जी, कहा कि आप सब जगह टॉयलेट बनाइए। ठीक है, पॉइंट है, मैं इसी को टॉयलेट पे पानी आ रहा है। ठीक है अनिल सर, मैं इसी को जरा पल्लवी जी के पास लेके जाता हूँ। मैं सबसे पहले हेल्थ सेक्टर का ही जिक्र कर रहा हूँ। पल्लवी जी, हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या कुछ नजर आता आपको दिख रहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर जो लूप होल्स है, जहां पर काम करना है सरकार को, वहां अनिल सर उस पर प्रकाश डाल रहे हैं, उसे बता रहे हैं। हेल्थ सेक्टर को लेकर जैसा मैंने कहा, क्योंकि आजकल जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, हर किसी की एक ज़रूरत कह लीजिए, जब कोई बीमार होता है तो अस्पताल जाता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस कराता है, बावजूद उसके हेल्थ इंश्योरेंस में भी उसको इलाज के लिए खर्चा ज़्यादा देना पड़ता है, महंगा ज़्यादा इलाज है। उस महंगे इलाज को कम करने के लिए सरकार के पास क्या रणनीति है? क्या इस बजट में ये संभव है? क्या रियायती दर हेल्थ सेक्टर में लोगों को, हर एक क्लास को, मिडिल, अपर और लोअर मिडिल क्लास, सबको मिल सके? देखिए, आपने देखा होगा पिछले 2 कार्यकाल से भी बिल्कुल इस क्षेत्र में मोदी सरकार काम कर रही है। इसी तर्ज पे जन औषधि केंद्र बनाए गए, जिसकी शुरुआत की गई है। और अभी तक अगर मैं बात करूं जनवरी 2024 तक की, तो 10,607 जन औषधि केंद्र खुल चुके थे, जिसमें धीरे धीरे दवाइयों को भी बढ़ाया जा रहा है, जो कि जेनेरिक दवाइयां कम दामों में मिडिल क्लास और सभी को उपलब्ध हो सके। तो अभी तक उसमें 1965 लगभग दवाइयां और 293 सर्जिकल आइटम जो उसमें जोड़े गए हैं, जो कम दामों में जनता को मिल रहे हैं। जी जी जी, ओके, ठीक है। तो और अभी लक्ष्य ये रखा गया है कि अभी 2024 एंड तक आते आते इसको 25,000 कर दिया जाए पूरे देश में। जी। इसके साथ ही हेल्थ के लिए कि लोगों को सुविधाएं आसानी से मिले, आयुष्मान भारत की योजना भी चलाई गई है मोदी सरकार के द्वारा, जिससे भी लोगों को लाभ हो रहा है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी क्या है कि देखिए, बिल्कुल आयुष्मान योजना है, बट दवाइयां महंगी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसी के लिए, इसी चीज को ओवरकम करने के लिए मोदी सरकार ने इस पे काम किया और जेनेरिक दवाइयों का जो ये लेकर आए कि जन औषधि केंद्र के माध्यम से सरकार लोगों को सस्ती दवाइयां मुहैया कराएंगी। बहुत ही ज्यादा अंतर है यदि आप जाके उसे किसी कंपनी के नाम से लेते हो और जन औषधि केंद्र से लगभग एक छोटा सा एक कैल्सिरॉल करके एक पाउडर आता है, वो 65 या 64 रुपीज का मिलता है। इजिली आप वहाँ पे बहुत ही सस्ता, मतलब मार्जिन उसमें काफी ज्यादा, 17 रुपए में मिल जाता है एक साशे। तो इस तरीके से काम किया जा रहा है और बिल्कुल धीरे धीरे काफी ये बढ़ गया है। पहले बहुत ही कम था, अभी तक अभी की यदि बात करें तो 651 जिलों में जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जिले जहां से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, क्योंकि लोग अब इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और वो दवाइयां बिल्कुल फायदा कर रही हैं, फॉर्मूला सेम है। तो धीरे धीरे सरकार का यही मंशा है कि लोग जन औषधि केंद्र तक पे जाएं और सस्ते दामों में दवाइयां उनको
उपलब्ध हो। ठीक है, आप जन औषधि की बात कर रही है, वहां पर दवाइयों का, मैं बजट का बात कर रहा था कि हेल्थ सेक्टर में क्या उम्मीदें हम जता सकते हैं, क्या रियायती दरों में हो सकता है या नहीं। मैं अनिल सर एक और चीज आपसे जानना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो बजट में मैंने जैसे कहा कि सभी के लिए, मिडिल क्लास को ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया है। तो बिल्कुल इसमें सारी चीजें इंक्लूड होंगी और सभी के लिए ये बजट खास होने वाला है। ठीक है अनिल सर, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा आर्थिक दृष्टि से भी, मैं डिफेंस पर आपसे जानना चाहूंगा। डिफेंस के बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का जब हम जिक्र करते हैं बड़ी उम्मीदें रहती हैं डिफेंस सेक्टर्स में भी। चाइना ऐसा मुल्क है, ऐसा देश है जहां पर डिफेंस बजट 2 गुना चाइना ने इस बार बढ़ाया है, और हिंदुस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पर रक्षा बजट जो है, डिफेंस बजट, वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि कम हो रहा है। हम दुनिया में 5वें ऐसे मुल्क हैं जो लगातार बजट को बढ़ा रहे हैं। लेकिन चाइना के मुकाबले आपको लगता है कि डिफेंस बजट में इस बार और भी कुछ नया मिल सकता है, और भी बेहतर हो सकती हैं चीजें? देखिए, ये जो डिफेंस सब्जेक्ट है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। हमारा देश, मैं कहूंगा तो हमारे देश के चारों तरफ जो बाउंड्रीज है उसमें कोई भी हमारा मित्र नहीं है। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो। पाकिस्तान, चाइना, इधर देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, समय समय पे ऐसी बातें सुनने को आती हैं जो कानों को अच्छी नहीं लगती। श्रीलंका, मालदीव, बर्मा, ये जितने भी देश हैं, हमें अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर करना है, और वो हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और डिफेंस को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। जब आप चारों तरफ आपके मित्र नहीं हो, या तो हमारे को यूरोप जैसी सिचुएशन हो कि वहां पे छोटे छोटे कंट्री हैं पर आपस में कोई ऐसा वाद विवाद नहीं है, तो सब आराम से रह रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, देयर लाइफस्टाइल इज गुड। बट हमारे साथ में सिचुएशन बिल्कुल विपरीत है। हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करना हमारी गवर्नमेंट का काम है, और उसके लिए अगर बजट बढ़ाना पड़े तो भले ही बढ़ाएं। और शायद ये जरूरत भी है कि डिफेंस को जितना अप टू डेट किया जाए, जितना। ठीक है अनिल सर, एक मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के उस पार भी मैं डिस्कशन करूंगा जरा आप, और भी बजट को लेकर और भी डिस्कशन आपसे भी होना है और पल्लवी जी से भी होना है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब से कुछ देर के बाद आम बजट पेश होगा। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की, राष्ट्रपति से मंजूरी ली बजट को लेकर। उसके बाद खबर ये निकलकर सामने आ रही है, इस समय कैबिनेट की बैठक भी चल रही है, कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही बजट पेश किया जाता है, तो वहां पर मंजूरी हो जाएगी कैबिनेट की भी, और उसके बाद बजट 11 बजे पेश किया जाएगा। बहरहाल हमारे साथ मेहमान भी हमारे दोनों लगातार बने हुए हैं, अनिल जैन सर भी बने हैं, पल्लवी सिंह भी बनी है। अनिल सर, हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे, जो डिफेंस सेक्टर का जिक्र कर रहे थे, आप कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस सेक्टर, लेकिन जो हमारे मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, उनसे हमारा जो कनेक्शन है उतना मजबूत नहीं नजर आ रहा। लेकिन सर, अगर हम देखते हैं वाइडर नोट पर देखते हैं, प्रधानमंत्री भी जब जिक्र करते हैं और तमाम मुल्कों के पास जाते हैं, तो हमें नजर आता है कि वहाँ कनेक्शंस, रिश्ते तो बेहतर नजर आते हैं। कहाँ पर वो रिश्ते खराब आपको नजर आ रहे हैं? और दूसरी चीज, डिफेंस सेक्टर में जो मैं चाइना का जिक्र कर रहा था कि चाइना लगातार रक्षा बजट दोगुना कर रहा है, हम भी लगातार बढ़ा रहे हैं रक्षा बजट, लेकिन और कितना बढ़ाने की जरूरत है भी या नहीं है? कितना मजबूत डिफेंस को और करने की, रक्षा बजट को करने की है? देखिए, बजट तो आपको रक्षा का अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर करने के लिए करना ही पड़ेगा। अब रहा सवाल कंपटीशन का, हम लोगों को एडमिट कर लेना चाहिए कि चाइना से हम लोग शायद कम्पीट नहीं कर पाए। चाइना इज टू बिग, और चाइना की जो इंटरनल पॉलिसी है या जो उनकी फॉरेन पॉलिसी जी, ठीक है अनिल सर, शायद आपका डिस्कनेक्ट हो गया ऑडियो, मैं कनेक्ट करवाने की कोशिश करता हूं। सर, आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया। पल्लवी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और ज़रा आप भी बताइएगा, इस समय हमने ये भी देखा है कि ट्रेन हादसे लगातार हुए हैं,
रेल बजट को लेकर क्या कुछ आपको नजर आता है? विपक्ष भी ट्रेन हादसों को लेकर काफी एग्रेसिव नजर आ रहा था, वो भी कह रहा था कि इस सत्र में ट्रेन हादसों को लेकर भी हम मुद्दा उठाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो रेल बजट है उसमें इजाफा होना चाहिए, सेफ्टी, नई ट्रेन्स और कॉरिडोर्स, इन सब का भी जिक्र होगा, इन सब का भी इनिशिएट इस बजट में देखने को मिल सकता है? देखिए अब्दुल जी, ट्रेन हादसों को लेकर सरकार बहुत ही संवेदनशील है और उस पर काम कर रही है। यदि आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो अगर मैं 2000 से लेके 2024 तक का पूरा मैं आपको आंकड़ा दूंगी तो आप देखेंगे कि कहाँ सैकड़ों में 400 से ऊपर तक के ट्रेन हादसे होते थे, जो अब 22 तक सिमट गए, जिसको हमने काफी कम किया है। बिल्कुल ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ट्रेन हादसा एक ऐसी चीज है इसमें बहुत सारे जान माल का नुकसान होता है। तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए परिवार बिल्कुल इसमें, जब से हम पिछले 2 टर्म में भी इसमें बहुत ही सीरियस है। इन आंकड़ों को हम 3 की गिनती से लेकर 2 पे हम ऑलरेडी लेकर आए हैं। बिल्कुल ये आगे हमारे इस कार्यकाल में यही है कि हम इसको 0 तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। अभी तक जैसे यदि मैं बात करूं 2024 पूरे 2023 तक की बात करूं तो 473 2000 में जो था उसको हम 22 तक लेकर आए हैं, 20-22 ऐसे आंकड़ों पर लेकर आए हैं। तो बिल्कुल इस पे काम कर रहे हैं और ये बजट में बिल्कुल खास होकर रेलवे के लिए भी, जिसकी सेफ्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने सारे लोग डेली जो है ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो बिल्कुल ये रेल के लिए भी बजट होगा और इसकी सेफ्टी पे भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। विपक्ष को ज्यादा आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं। यदि उन्होंने सेफ्टी इन सुविधाओं पे पहले भी ध्यान दिया होता तो पहले भी ये घटनाएं बहुत कम हो सकती है। ठीक है, जिस तरीके से उस समय ध्यान भी नहीं दिया जाता था। नहीं ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सेफ्टी को लेकर और रेलवे को लेकर भी इस बजट में एक झलक देखने को मिल सकती है और गंभीरता के लिए सीरियसनेस देखने को मिल सकती है। बिल्कुल गंभीरता से और पहले से ही ध्यान दे रही है, ऐसा नहीं है पहले से नहीं ध्यान दे रही है। 2018 से लेके 2024 तक यदि आप आएंगे तो आप देखोगे बहुत ही ज्यादा कमी आई रेल हादसों। ठीक तो है, बिल्कुल इस पे ध्यान दिया जाएगा और ये कार्यकाल में ठीक है, कोशिश यही की जाएगी कि कम से कम हो, ना हो तो उससे बेहतर कुछ। ठीक है, अनिल सर के पास जा रहा हूँ मैं। अनिल सर, आपकी अब्दुल जी, I'm so sorry, मुझे निकलना पड़ेगा तो मैं अभी कॉल की ड्रॉप कर रही हूँ। ओके ओके, नो इशू मैम, नो इशू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू वेरी मच। अनिल सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऑडियो जरा हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी और आप कंटिन्यू कर रहे थे डिफेंस को लेकर। आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं आप क्या कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो डिफेंस का बजट है ये हमारा कंपल्शन है और इसे हमें बढ़ाना भी पड़ेगा क्योंकि हमारे को डिफेंस फोर्सेस को इक्विप करना पड़ेगा विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्म्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, और उसके लिए जो खर्चा करना पड़ेगा वो गवर्नमेंट की मजबूरी है। और मजबूरी इसलिए है कि हमारी जो बाउंड्री लाइंस हैं वो बहुत बड़ी हैं और चारों तरफ से हमने अपनी बाउंड्री लाइंस को सेफ करना पड़ेगा, अपने सिटीजन्स को सेफ करना पड़ेगा। तो वो जो बात हो रही थी चीन से कि चीन से आप कैसे कम्पीट करेंगे, तो चीन से नहीं भी कम्पीट करेंगे, फिर भी वहां पे आपको लाइन LAC जो है चीन के साथ जो हमारी लगती है वहां पे डिफेंस फोर्सेस का बराबर डिप्लॉयमेंट रखना पड़ेगा, चाहे कितनी भी एडवर्स वेदर हो। वहां पे हमारी डिफेंस जो फोर्सेस हैं -30 और -50 डिग्री में काम करती हैं, तो नेचुरली उनके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो चाहिएगा। इसी तरह से बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है, इतना बड़ा बॉर्डर है, रेगुलर इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है, उसको रोकने के लिए भी जरूरी है वहां पे। इसी तरह से ठीक है सर, पॉइंट है और वक्त अब हमें भी इतनी इजाज़त दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती वक्त हमें दिया है और हमारे व्यूअर्स को बजट से रिलेटेड तमाम जानकारी आपने साझा की, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल बजट अब से कुछ देर के बाद पेश होगा और जैसे ही बजट पेश होगा प्राइम न्यूज़ पर आप देखेंगे निर्मला सीतारमण कैसे बजट पेश कर रहे हैं, क्या कुछ खास होने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।